हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो डीओई दिल्ली की तरफ से क्लास 10 के लिए सोशल साइंस का मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर दिया गया है, उसका सेक्शन सी हम इसमें डिस्कस करेंगे और सेक्शन बी तक जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आप इसकी वीडियोस सेक्शन बी तक की जो वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो जो सेक्शन सी है वो है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और इसमें हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर लिखना है। तो 32nd क्वेश्चन है, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ है उसका प्रोसेस डिस्क्राइब करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। द पावर ऑफ नेशनलिज्म अरोज टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड अचीव डोमिनेशन ओवर यूरोप। तो जर्मनी में जो है नेशनलिज्म की पावर की वजह से लोगों को वेलफेयर को प्रमोशन मिला और इस वजह से पूरे यूरोप में उन्होंने डोमिनेशन जो है अचीव की। द मिडिल क्लास पीपल ट्राइड देयर बेस्ट टू यूनाइट द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड रेज देयर इश्यूज बट दे वर ऑलवेज सप्रेस्ड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स। जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया जो अलग अलग रिलीजन के लोग थे उनको यूनाइट करने का और उनके इश्यूज़ को रेज़ करने का, लेकिन वो हमेशा सप्रेस कर दिए गए जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे उन द्वारा। द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन सक्सीडेड व्हेन प्रशिया डिफीटेड ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस इन अ वॉर। और यूनिफिकेशन का प्रोसेस कब सक्सेसफुल हुआ? जब प्रशिया ने जो है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को वॉर में हरा दिया। दिस वॉर ऑफ 7 years एंडेड अप विद द विक्ट्री ऑफ प्रशिया। और ये जो 7 साल जो ये युद्ध चला, इससे जो है प्रशिया आखिर में इसकी जीत हुई। लेटर द प्रशियन किंग विलियम वन बिकेम द एम्परर। और फिर बाद में जो प्रशियन किंग थे विलियम वन वो एम्परर बने। द एफर्ट्स वर मेड टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द करेंसी, बैंकिंग एंड जुडिशियल सिस्टम्स ऑफ जर्मनी। और फिर एफर्ट्स जो है वो किसकी तरफ किए गए? एफर्ट्स जो करेंसी का मॉडर्नाइजेशन था, बैंकिंग और जुडिशियल सिस्टम था जर्मनी का, उनकी तरफ। आफ्टर द वॉर द प्रशियन बिकेम द लीडर ऑफ द मूवमेंट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन। और वॉर के बाद जो प्रशियन थे वो लीडर बन गए किसके? जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी थे उस मूवमेंट के लीडर बन गए। द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस वाज ऑटो वॉन बिस्मार्क। और इस पूरे प्रोसेस के आर्किटेक्ट कौन थे? ऑटो वॉन बिस्मार्क। ही ऑल्सो सर्व्ड एज द फर्स्ट चांसलर ऑफ जर्मनी, जो कि आगे चलकर जर्मनी के पहले चांसलर भी बने थे। इसका और वाला पार्ट जो है हमारे पास वो है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली में जो एकीकरण था उसका प्रोसेस डिस्क्राइब करना है। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर भी चुके हैं, जो सोशल साइंस का ही एनुअल जो टर्म का प्रैक्टिस पेपर है मेरे चैनल पर, उस वीडियो में भी मिल जाएगा और एक बार फिर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th century इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 states ऑफ विच ओनली वन, सार्डिनिया पाइडमोंट, वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। 19th century के मिडिल में इटली जो है 7 states में डिवाइडेड था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ सार्डिनिया पाइडमोंट जो है वो एक इटालियन प्रिंसली हाउस द्वारा रूल किया गया था। द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स। जो नॉर्थ पार्ट था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स के अंडर था। द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप। और जो सेंटर था वो पोप द्वारा रूल किया गया था। एंड द सदर्न रीजन्स वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। और जो साउथ वाला रीजन था उस पर डोमिनेशन किसका था? जो स्पेन के बर्बन किंग्स थे उनका। The unification of Italy started with the secret societies formed by Giuseppe Mazzini like the Young Italy and the Young Europe. तो जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली है वो कैसे स्टार्ट हुआ था? कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म की गई थी, किसके द्वारा? जियोसिपी मजीनी। जैसे कि कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ जो फेमस थी वो कौन कौन सी थी? यंग इटली और यंग यूरोप। Chief Minister Kever led the movement to unify the regions through a tactful diplomatic alliance with France, and Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. फिर जो चीफ मिनिस्टर थे केवर, उन्होंने ये मूवमेंट जो थी जो ये सारे रीजन्स थे इनको यूनिफाई करने की जो मूवमेंट थी, उन्होंने इसको लीड किया। कैसे लीड किया? उन्होंने एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस किया, किसके साथ? फ्रांस के साथ। और जो सार्डिनिया पाइडमोंट था वो सक्सेसफुल हुआ किसको हराने में? जो ऑस्ट्रियन फोर्सेस थी उनको 1859 में हराने में कामयाब रहा। Garibaldi was with his armed volunteers called Red Shirts defeated the Bourbon kings of Spain, freeing the kingdom of two Sicilias। और जो गैरीबाल्डी था उन्होंने अपने आर्म्ड वॉल्टियर्स, जिनको रेड शर्ट्स भी बोलते थे, उनकी सहायता से
स्पेन के जो बर्बन किंग्स थे उनको हराया, और जिससे कि उन्होंने जो दो सिचिलिया का किंगडम था उसको फ्री कराया था। और इन 1861 विक्टर इमानुएल टू वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, और फिर फाइनली 1861 में विक्टर इमानुएल टू जो हैं वो यूनाइटेड इटली के किंग प्रोक्लेम कर दिए गए थे। नेक्स्ट है 33rd क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के फीचर्स डिस्क्राइब करने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर, फर्स्ट इज दिस सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल इन नेचर, ये सॉइल बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। एलुवियल सॉइल इज़ मेनली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, एलुवियल सॉइल जो है ज़्यादातर वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है। वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन डिफरेंट अमाउंट्स फॉर्म द एलुवियल सॉइल, और एलुवियल सॉइल जो है वो अलग अलग प्रोपोर्शन जो होता है सैंड का, सिल्ट और क्ले का, इन सब से मिलकर बनी होती है। दीज आर सॉइल्स दैट आर डिपॉजिटेड बाय द सरफेस वाटर, और ये सॉइल्स क्या होती है, सरफेस वाटर पर जम जाती है या डिपॉजिट हो जाती है वहाँ पर। इसी का और वाला पार्ट हमारे पास क्या है, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के फीचर्स जो है वो डिस्क्राइब करने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल आर, फर्स्ट दीज सॉइल्स आर ऑल्सो नोन एज दी रेगर सॉइल्स, इन सॉइल्स को रेगर सॉइल्स भी बोला जाता है। ब्लैक सॉइल इज ब्लैक इन कलर बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ लावा रॉक्स एंड कंटेन्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हाई आयरन, एल्यूमिनिया एंड मैग्नीशियम कंटेंट। और ब्लैक सॉइल को जो है ब्लैक क्यों होती है कलर में, क्योंकि ये जो लावा रॉक्स होते हैं उनकी वेदरिंग द्वारा जो है फॉर्म होती है, और इनमें ह्यूज अमाउंट में आयरन होता है, एल्यूमिना होता है और मैग्नीशियम कंटेंट होता है। ब्लैक सॉइल इज़ एक्सट्रीमली मेड अप ऑफ फाइन क्लेई मटेरियल, और ब्लैक सॉइल जो है वो ज़्यादातर जो है एक बहुत ही फाइन चिकनी मिट्टी टाइप का जो मटेरियल होता है उससे बनी होती है। व्हेन स्टिकी दीज सॉइल्स गेट स्टक एंड आर डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन, और जब ये चिपचिपी स्टिकी हो जाती है बहुत ज़्यादा तो उस वक्त ये सॉइल्स जो है स्टक हो जाती है, और इन पे काम करना जो है इन सॉइल्स में मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन है, बेल्जियम अकोमोडेट्स द डाइवर्सिटी। बेल्जियम जो है उसने विविधता को समायोजित किया हुआ है। एनालाइज द स्टेटमेंट, तो आपको इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम अकोमोडेट्स द डाइवर्सिटी, किस रीज़न की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शुड बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रिस्क्राइब करता है कि वहाँ पे जो फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर में होने चाहिए। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली, तो इसी वजह से कोई एक सिंगल कम्युनिटी जो है वो एक तरफा डिसीजन जो है नहीं बना सकती। सेकंड, पावर्स वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी गई थी। दे वर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट के तौर पे नहीं रखा गया था उनको। ब्रसल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और ब्रसल्स में एक अलग गवर्नमेंट है जिसमें जो ये दोनों कम्युनिटीज़ हैं फ्रेंच और डच स्पीकिंग, इनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। तो इस वजह से जो है बेल्जियम अकोमोडेट करता है डाइवर्सिटी को। नेक्स्ट 35th क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म डेवलपमेंट। डेवलपमेंट टर्म को आपको डिफाइन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ, ब्रिंग्स इन प्रोग्रेस एंड पॉजिटिव चेंज। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारी ग्रोथ को क्रिएट करता है, और हम इसके साथ साथ प्रोग्रेस और पॉजिटिव चेंज हमारे अंदर लेकर आता है, या हमारे कंट्री में, या डेवलपमेंट किसी भी चीज़ की हो सकती है। डेवलपमेंट इज़ अ हेल्थी साइन, तो डेवलपमेंट की बात की जाए तो कोई भी कंट्री या कुछ किसी भी पर्सन में भी डेवलपमेंट की बात की जाती है तो वो एक हेल्थी साइन होता है। टू एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर, क्या क्या एस्पेक्ट्स है अगर एक कंट्री की डेवलपमेंट की बात की जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्रीज इन पीपल्स इनकम। जो ग्रोथ है इकोनॉमिकली एक कंट्री में वो ग्रोथ हुई है, या फिर जो लोगों की इनकम है वो बढ़ी है। सेकंड हो जाएगा सोशल प्रोग्रेस इंक्लूड्स लिटरेसी, हेल्थ एंड द प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विसेज, और सोशल प्रोग्रेस हुई है उस पर्टिकुलर कंट्री में, जैसे कि लिटरेसी रेट बढ़ा है, या हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हुई है, और पब्लिक सर्विसेज का जो प्रोविज़न है वो बढ़ाया गया है।
नोबेल जो नोटेड नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन डिफाइंड डेवलपमेंट एज अ टूल इनेबलिंग पीपल टू रीच द हाइस्ट लेवल ऑफ देयर एबिलिटी थ्रू ग्रांटिंग फ्रीडम ऑफ एक्शन, दैट इज फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड फैमिली एक्शंस एट्सेट्रा। और अगर नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन के शब्दों में बात करें तो उन्होंने डेवलपमेंट को एक ऐसा टूल के तौर पे डिफाइन किया है जिससे जो लोग हैं वो अपनी एबिलिटी के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच सके। कैसे? फ्रीडम ऑफ एक्शन जब हमें ग्रांट कर दिया जाता है तो हम अपनी जो एबिलिटी है उसके हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। जैसे कि हमें अगर फ्रीडम मिल जाए इकोनॉमिक सोशल और फैमिली एक्शंस में तो जो है हमारी डेवलपमेंट जो है हो सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है सेक्शन सी भी जो है कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन डी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आशा है कि आपको सेक्शन सी के क्वेश्चंस और आंसर्स समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।